हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिक्री पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 2 की क्लोज 2 के अंदर डिफाइन है। ऑल्दो हमने सारी डेफिनेशंस लास्ट क्लास में कर ली थी, आज हमें कंप्लीट करना है इसको डिटेल में। डिक्री मैंने आपको कल भी कहा था, आपके मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपको इस सब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम देने जाते हो, चाहे आप एलएलबी में अपेयर हो रहे हो, चाहे आप एलएलएम में अपेयर हो रहे हो, इफ सीपीसी सब्जेक्ट ओवर देयर, तो उस केस में आपको ये डिक्री वाला जो क्लास है जो हम आज लगाने जा रहे हैं ये बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। हालांकि जो डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी वो देखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन उस डेफिनेशन में इतनी सारे पार्ट्स हैं ना कि उसकी चीज़ों से हमें समझने के लिए, जब कहते हैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो कितने सारे पॉइंट्स होंगे, कितनी सारी बातें होंगी, सोचिए उन छोटी सी डेफिनेशन में। तो उसी को हम आज डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। ऑल्दो अगर आपको कंसेप्ट कल क्लियर हो गया तो आप काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो अपनी तरीके से बना करके लिख सकते हैं। बना के इसका मतलब ये नहीं कि लो है बच्चे, ये इसमें हम कुछ और कलाकारी नहीं कर सकते, बट द थिंग इज़ दैट कि हम कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले जो जिन वर्ड्स को मैं आपको समझाऊंगी उन वर्ड्स के मीनिंग आप देखते ना। सबसे पहला है एडजुडिकेशन। तो एडजुडिकेशन माने क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। एडजुडिकेशन माने होता है डिसीजन करना। अब यहाँ पर एडजुडिकेशन डिसीजन जो है दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्ट। कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एडजुडिकेशन होता है। कहने का मतलब समझिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एडजुडिकेशन मतलब डिसीजन, दूसरा कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब मैं एडजुडिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ या फिर मैं अगर कहूँ डिक्री के बारे में जहाँ एडजुडिकेशन रेफर हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा डिसीजन जिसको कि कोर्ट लेंगे। अब कोर्ट डिसीजन कब लेते हैं, अब एक एक बात को मेरी कही हुई समझिए, फिर आप डिक्री को कभी जो एक्सप्लेनेशन है ना, जितनी भी चीज़ें आपको बता रही हूँ इसको आपको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडजुडिकेशन मतलब डिसीजन लेना, तो डिसीजन कौन ले रहा है, कोर्ट ले रहे हैं। तो इसका मतलब कोर्ट के सामने एक विवाद आया, एक डिस्प्यूट आया, उसके ऊपर निर्णय लेते हुए कोर्ट ने जो डिसाइड किया कि मैं पार्टी को इस पार्टी के फेवर में है या इस पार्टी के अगेंस्ट है या फिर फेवर में है, जैसा भी उन्होंने डिसीजन लिया है उसको बोलेंगे एडजुडिकेशन। तो जुडिशियल डिटर्मिनेशंस ऑफ द मैटर्स इन डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट में मैटर कोर्ट के सामने आते हैं उनको जब जुडिशली उसको किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। अब देखो जुडिशली मतलब न्यायिक तरीके से उसको डिटरमाइन किया जाता है। जो हमारे सीपीसी की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जिसे जब डिटरमाइन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर वर्ड यूज़ कर दिया डिटर्मिनेशन, मैंने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ईजी करने के लिए आपको बता दिया डिसीजन। कि जब डिसीजन लिया जाता है, जो डिस्प्यूट में मैटर होते हैं जिनको लेकर के प्लेंटिफ कोर्ट में जाता है, डिफेंडेंट अपने आप को जो है बचाता है, अपने आप को डिफेंड करता है, तो बस उन्हीं मैटर्स पे रिलेटेड जब कोर्ट डिसीजन देते हैं तो उसे एडजुडिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए बात को, ये देखिए एक एक शब्द को समझिएगा। क्या कह रहे हैं कि अगर सूट डिसमिस होता है, किस लिए, फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, कि अगर एक पार्टी नहीं आती है और उसके डिफॉल्ट की वजह से, ठीक है, सूट को डिसमिस करते हैं कोर्ट में, या फिर एक अपील होती है फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब किसी भी तरीके से सूट को अगर डिसमिस किया जाता है, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में ही बताया था, तो मान के चलिएगा उसको हम एडजुडिकेशन नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ पर कोई मैटर डिसाइड नहीं हुआ, उसको तो डिसमिस कर दिया। जब मैटर डिसाइड होगा तो वही एडजुडिकेशन होगा। दूसरा शब्द हमारे पास आता है समझने वाला, क्योंकि हमने कहा जब कोर्ट डिसीजन लेती हैं तो कोर्ट क्या होती हैं। कोर्ट एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कि न्याय हुआ जाता है, न्याय किया जाता है। न्याय कौन करता है, न्याय एक व्यक्ति करता है जिसको कि जुडिशियल फंक्शन करने के लिए इंटरेस्ट किया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जजमेंट अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर लेगा या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होगा तो उसके अंदर हम कहेंगे कि ये कोर्ट नहीं है। आप समझ गए आप फर्क। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम बात करते हैं तो वो सुपीरियर होते हैं कि जज सुपीरियर होते हैं, कि जज वही वो जज भी बोले सकते हैं कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं बोल सकते। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कोर्ट नहीं होती है, और कोर्ट नहीं होती तो एडजुडिकेशन नहीं होगा, तो सीपीसी का पार्ट नहीं बनेगा। समझ में आ गया। तो ये केस लो है दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। यहाँ पर ये हेल्ड हुआ था कि अगर एडजुडिकेशन है तो वो कैसे होना चाहिए, ऑफिसर ऑफ कोर्ट के द्वारा ही होनी चाहिए। अगर ये ऑफिसर ऑफ कोर्ट के द्वारा पास नहीं किया गया तो ये डिक्री नहीं होगा। आप समझिए बात को। पहला वर्ड हम डिक्री में इस्तेमाल करेंगे बाद में, डिक्री को हम बाद में समझेंगे, पहले हमने एडजुडिकेशन समझा,
समझा, फिर हमने कोर्ट समझा। अब कह रहे हैं दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर में कि अगर एडजुडिकेशन की हम बात करते हैं तो एडजुडिकेशन एक कोर्ट के द्वारा होना चाहिए, कोर्ट के द्वारा नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा है तो वो डिक्री का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि डिक्री की पहली एसेंशियल रिक्वायरमेंट ही यही है कि वो एडजुडिकेशन होना चाहिए। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। तो अगर कोर्ट के द्वारा नहीं है तो वो क्या नहीं है, वो डिक्री नहीं होगा। फिर दूसरा केस लो है हमारे सामने, It was also held in the case of Madan Nayak versus Hansubala Devi that if the matter is not judicially determined then it is not a decree. Simple. अगर उसको judicially determine नहीं किया गया तो वो डिक्री नहीं होगा। तो दो केस लो याद करना, दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और मदन नायक वर्सेस हंसुबाला देवी का केस, दीपचंद और मदन नायक। तो इसको याद रखना, दीपचंद और मदन नायक। फिर आप तीसरा जो इसकी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आ जाता है वो है सूट। अब सूट का क्या मतलब होता है? सूट का मतलब होता है मुकदमा। तो सूट इंस्टीट्यूशन की बात अगर मैं बोलूँ, हमने सेक्शन 2 पढ़ा, वहाँ पर कहीं पर भी हमने सूट की डेफिनेशन को स्टडी नहीं किया था। तो फिर ये सूट शब्द आया क्या, कहाँ से, या फिर इसका मतलब क्या होगा? वाद होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाद होता है। लेकिन क्या वाद कहीं पर भी परिभाषित किया गया है हमारे सीपीसी में? कहीं नहीं किया गया। तो ये सिंपल सी बात है, प्रिवी काउंसिल ने हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कॉरपोरेशन में कहा कि जो एक सूट होता है वो सूट कैसे होएगा? सीपीसी के कंटेक्स्ट में वो से कह रहे थे कि आप इसको ऐसे समझिए कि जब एक प्लेंट लाई जाती है, देखो प्रिवी काउंसिल ने ये बात करी, और अगर आज मुझे भी किसी को बताना होगा कि भाई सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है तो यही कहा जाएगा कि जब एक प्लेंट लेके आई जाती है तो माना जाता है कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। यानी जब वादी जो है अपना वाद पत्र दाखिल करता है, प्लेंट दाखिल करता है, तो माना जाता है कि उसने जो है सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के बाद जो होता है एक सूट जो है वो स्टार्ट होता है। और डिक्री हमेशा एक सूट के अंदर होती है, और वो सूट कैसा? सिविल नेचर के अंदर होता है। अब इस चीज को समझिए, जब हम क्रिमिनल की बात करते हैं तो वहां पर डिक्री नहीं आता है, ठीक है? जब आप क्रिमिनल जजमेंट लिखने बैठोगे ना बच्चों, तो वहां पर आपने डिक्री जैसी कोई बात लिखनी नहीं है, क्योंकि वहां डिक्री पारित नहीं होता है। डिक्री पारित कहाँ होता है? सिविल, सिर्फ और सिर्फ सिविल सूट के अंदर। अगर सिविल सूट नहीं है तो डिक्री नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे एक्ट हैं, जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, जहाँ पर एप्लीकेशन जाती है, कहाँ पर जाती है? सिविल कोर्ट में जाती है, और वहाँ पर फिर उसको जब एप्लीकेशन लेके गए तो उसको भी मान लिया जाएगा कि भाई सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो गई, और उसमें भी जो है डिक्री पास किया जाता है। तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना है। फिर आइए नेक्स्ट जो इसका इंग्रेडिएंट है हमारे डिक्री का, वो है राइट्स इन कॉन्ट्रोवर्सी। अब मेरी बात समझिएगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति सूट फाइल करने गया, मतलब वो व्यक्ति गया, किस लिए गया था? वो अपनी जो है केस को फाइल करने के लिए। केस किस लिए लड़ने गया वो? क्योंकि जब हमें सिविल नेचर का सूट है तो सिविल नेचर किस में आते हैं? राइट्स एंड लायबिलिटीज में। ये हमारा बेसिक है, क्योंकि क्रिमिनल तो नहीं है, क्रिमिनल होता तो अपराध किया होता, लेकिन यहाँ पर अपराध नहीं है, यहाँ पर राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात हो रही है। तो जब राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात हो रही है तो यही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, राइट्स इन कॉन्ट्रोवर्सी। अगर एक व्यक्ति के अधिकार उसको लगता है कि किसी ने उससे छीन लिए हैं, तब वो वाद लेके, तब वो सूट लेके कोर्ट के पास जाता है कि मुझे मेरे राइट्स को वापस दिला दीजिए। लेकिन बच्चे अगर ये बात ना हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी प्रॉपर्टी है और सामने वाला कह रहा है, उसने कब्जाई हुई है, कह रहा है ठीक है तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मैं दे रहा हूं, तो जब वो रेडी है देने के लिए तो फिर तो मेरे को कोर्ट में जाने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि वो नहीं दे रहा है, तब मैं कोर्ट में जा रही हूँ अपने अधिकारों को लेने के लिए। दैट इज व्हाट राइट्स इन कॉन्ट्रोवर्सी, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा अधिकार है और दूसरा व्यक्ति डिनाई करता है, तो उसी चीज को लेके वो कोर्ट में जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि डिक्री जो पारित होगा वो उन अधिकारों को लेकर के होगा जो कि कंट्रोवर्सी में होंगे, जिसमें कि दोनों पार्टीज जो होंगी वो एक चीज पर एक मत नहीं होंगी। तो राइट्स डिटरमाइंड अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आर सब्सटैंशियल राइट एंड नॉट प्रोसीजरल राइट्स। इसको भी समझिए बात को। सब्सटैंशियल राइट का मतलब, जैसे मैंने बोला कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी मुझे मेरे पिताजी ने दी थी, ये प्रॉपर्टी मैंने खुद खरीदी थी, इस चीज की बात नहीं हो रही। अधिकार सिर्फ इस चीज का है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं वाद इस चीज पे लेके जा रही हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी है, इस चीज पे लेके नहीं जा रही कि मुझे कैसे मिली, या दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी मुझे इस तरह से मिली। प्रोसीजरल राइट्स की बात नहीं हो रही है, इट्स ऑल अबाउट सब्सटैंटिव राइट, सब्सटैंशियल राइट्स। The parties to the rights in the controversy should be plaintiff and defendants, ये हमें पता है।
एंड इफ एन ऑर्डर इज पास्ड अपॉन द एप्लीकेशन मेड बाय थर्ड पार्टी, दिस इज व्हाट मैं इसलिए रीड आउट कर रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर कोई थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन से अगर आ रहा है कोई ऑर्डर पास होता है तो उसको हम डिक्री नहीं कहते हैं। तो समझ में आया, जो पार्टीज टू सूट होती हैं उनके ही अधिकारों, उनकी प्लेंट, उनकी रिटन स्टेटमेंट, उन्हीं के द्वारा जो कंट्रोवर्सी में जो राइट्स सामने लाए जाते हैं उन्हीं को लेकर के डिक्री पास होगी। कोई थर्ड पार्टी अगर आएगी, वो कोई एप्लीकेशन लगाएगी, अगर उस पर कोर्ट कोई ऑर्डर दे देते हैं तो उसे डिक्री नहीं कहते और ना डिक्री वहां पारित की जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं बोल रही हूँ मेरी प्रॉपर्टी है, डिफेंडेंट कहता है नहीं भी मेरी प्रॉपर्टी है, तीसरा व्यक्ति आता है कहता है कि मेरे को जो है यहाँ पर इसने लीज पे दी थी और अभी इसको रहने दो, तो वहां पर जो है वो ऑर्डर पारित होएगा, वहां पर डिक्री पारित नहीं होगा। डिक्री पारित कहाँ होता है? डिक्री पारित होता है जो पार्टीज टू सूट होती हैं उनकी कहने पे। थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन लगाता है तो वहां कोर्ट ऑर्डर देंगे, जैसे हमें पता है इंजंक्शन के लिए आता है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि डिक्री नहीं होती है। फिर अभी हमें समझ में आ गया कि कंट्रोवर्सी पर जो राइट्स जिन बातों को लेकर के आते हैं एक्चुअली वही हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट होता है। ये एक सिंपल सी बात है, जिन अधिकारों को लेकर लड़ाई है वही तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हो गया, जिसके लिए रिलीफ मांगा जा रहा है। ये सूट, ये मैटर्स क्या हो सकते हैं? मैंने अभी बोला कि स्टेटस से रिलेटेड हो सकता है, कैरेक्टर ऑफ पार्टी सुइंग हो सकता है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट से हो सकता है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट हो सकता है, या और कोई भी प्रिलिमिनरी मैटर हो सकता है। अब आता है कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन। पॉइंट है कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन। कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसे पॉइंट पर डिक्री के थ्रू पहुंचा जाए कि भाई देखो अब इनके अधिकार जो है मैंने तय कर दिए हैं, जब आप जज बन जाओगे तो आप एक नतीजे पे पहुंचोगे। कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन का मतलब है कि हम एक नतीजे पर पहुंच गए हैं। डिक्री का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी बात में अभी मुझे डाउट है, अभी लग रहा है कि जैसे प्रॉपर्टी इसी की हो, तो वहां पे डिक्री नहीं आएगा। डिक्री तब आएगा जब मैं कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन कर लूंगी चीज़ों का कि भाई हाँ यहाँ पर इस तरीके से है और ये डिसीजन ऐसा दे रही हूँ मैं, दैट इज व्हाट कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन। जहाँ पर कॉन्क्लूसिवली मतलब एंड कर दिया हमने किसका? सूट का, उसे बोलते हैं कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन, और वहीं पर डिक्री जो है पारित होगी। जैसे मैंने भी बोला इंटरलोकेटरी ऑर्डर, तो वहां पर कोई हम डिक्री पारित नहीं करते, हम इंजंक्शन लगाते हैं, वहां पर कोई हम डिक्री पारित नहीं करते। एज हेल्ड इन द केस ऑफ नारायण चंद्र वर्सेस, ये क्या है? प्रतिरोध साहिनी। अब इसको ऐसे समझिए, प्रतिरोध साहिनी नारायण चंद्र का केस, इसमें ये कहा गया कि डिटर्मिनेशन फाइनल होना चाहिए, कॉन्क्लूसिव होना चाहिए उस कोर्ट के द्वारा जो पास करती है। ये इस वजह से कह रहे हैं कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्योंकि फाइनली डिटरमाइन नहीं करता पार्टीज के अधिकारों का, इसीलिए उसको डिक्री नहीं माना जाता। तो जो डिसीजन है वो फाइनल होना चाहिए, कॉन्क्लूसिव होना चाहिए, in essence as well as in substance. If it is so, then decision will be considered as decree, otherwise not. फिर आता है फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पूरा पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर होता है शब्द, किस तरीके से आपने भाई, मगर यहाँ पर एक जज की कुर्सी पर बैठ के कोई व्यक्ति अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो डिसीजन को किन शब्दों में व्यक्त करेगा, दैट इज व्हाट फॉर्मल एक्सप्रेशन। इसीलिए हम जब जज का एग्जाम देते हैं तो हमसे जजमेंट लिखवाने का हमें प्रैक्टिस पहले ही वो लोग लिखवा के देखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था जब हमने जजमेंट राइटिंग की क्लासेस लगाई थी कि वही एक साइंटिफिक तरीका होता है जजमेंट लिखने का, तो वो फॉर्मली एक्सप्रेशन है। आप किसी भी शब्दों में चिट्ठी पत्री में आप नहीं लिख सकते हो, एक फॉर्मल तरीके से आपको अपने निर्णय के बारे में बताना होगा। तो एडजुडिकेशन होगा वो फॉर्मली एक्सप्रेस होगा। एडजुडिकेशन समझ गए ना क्या होता है? एडजुडिकेशन का मतलब डिसीजन, जो मैटर को डिसाइड करती है कोर्ट, है ना। जब कोर्ट डिसाइड करती है मैटर को, जुडिशियली डिटरमाइन करती है, तो उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। और ये जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है ये कैसे देना चाहिए? जिससे ऐसे कि कोर्ट ने प्रिस्क्राइब किया। समझिए बात को, फॉर्मल एक्सप्रेशन इस तरीके से देना चाहिए जिस तरीके से प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉज हो। मतलब जो हमारे सीपीसी का जो प्रोसीजर है जहां पर हमारे बताए हुए हैं हमें इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो डिक्री शुड बी ड्रॉन सेपरेटली एंड इट शुड फॉलो द जजमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डिक्री को अलग से बनाया जाता है और ये जजमेंट को फॉलो करती है। अब मेरी बात समझिए, जब यहाँ हम अगर जजमेंट लिखने के लिए कभी कंफ्यूज होते हैं ना, तो बहुत सारे आंसर्स हमें बुक्स में दिख जाते हैं। कई बार बच्चे लोग सोचते हैं कि भाई हम जो है जुडिशरी की कोचिंग कर रहे हैं, जज बनने जा रहे हैं, तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतना अच्छा होगा। आंसर लिख लिख के देखेंगे, भाई आंसर लिख लिख के देखना इज़ वेरी गुड थिंग बच्चे, मुझे लेकिन मेरे को जो पर्सनली विश्वास ये है, आप अपनी एनर्जी आंसर लिखने से
से ज़्यादा ना चीज़ों को समझने में खर्च करो। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जजमेंट को फॉलो करता है डिक्री। कहने का मतलब ये है कि जब मैं जजमेंट लिखने बैठूंगी तो पहले मैं जजमेंट लिखूंगी, फिर उसके नीचे मैं डिक्री लिखूंगी। ठीक है, डिक्री पहले और जजमेंट बाद में नहीं आता है, पहले जजमेंट आएगा और फिर डिक्री लिखा जाएगा। और कभी भी अपील लाई नहीं करती है जजमेंट की इफ डिक्री इज नॉट फॉर्मली ड्रोन अपॉन द जजमेंट। ना सुनो, इस बात को समझ गए कि अगर जजमेंट के ऊपर डिक्री बेस नहीं होगा तो वहां पर अपील नहीं जाएगी जजमेंट की। इलस्ट्रेशन समझिए, केस लो है वेंकटा रेड्डी वर्सेस पेथी रेड्डी। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि दैट देर आर सर्टेन ओकेजन्स व्हेन डिसीजन ऑफ द कोर्ट आर कंसीडर्ड एज डिक्री एंड देर आर इंस्टांसेस व्हेन द डिसीजन आर नॉट कंसीडर्ड एज डिक्री। यहाँ इस केस में वेंकटा रेड्डी वर्सेस पेथी रेड्डी के केस में कहा गया बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जब कोर्ट डिसीजन लेती है उन्हें हम डिक्री कहते हैं, और जहाँ पर कोर्ट डिसीजन तो लेती है लेकिन उन्हें डिक्री नहीं माना जाता। अब जो डिफरेंशिएशन हुआ है बच्चों, ये सिर्फ रटने की बातें हैं, समझने की भी है, लेकिन अगर इतना दिमाग लगाना हो तो ठीक है समझा देते हैं, नहीं तो इनको अगर एक बार देख लोगे, अगर इतनी बात समझ में आ गई कि डिक्री किन चीज़ों में होती है जो मैंने आपको बताई है, तो आप इस चीज़ से समझ जाओगे। जहां पर हम कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर रहे हैं, जहां पर फॉर्मली एक्सप्रेस कर रहे हैं, जहां पर एडजुडिकेशन कोर्ट के द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर डिक्री हो जाएगी। अब यहाँ पर यानी कि डिफ़ॉल्ट के केस में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जब कह रहे एडजुडिकेशन किस केस में होता है, एडजुडिकेशन होता है कंट्रोवर्सी इन राइट्स के केस में, है ना, कंट्रोवर्सी इन राइट्स के केस में होता है, और फिर उन्हें ही डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट जो होती है डिक्री देती है। तो जहाँ पर कंक्लूसिवली डिटरमाइन ही नहीं हुई हैं चीज़ें, राइट्स को डिटरमाइन नहीं किया गया है, तो वहाँ पर डिक्री नहीं होगी। तो समझिए, एक एक चीज़ को समझ गए हो तो ये वाली चीज़ें 10 पॉइंट लिखे आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएंगे। भाई पहली बात तो यही है कि डिफॉल्ट के ऊपर हमने डिसमिस किया है अपील को, तो वो चीज़ यहाँ पर डिक्री में नहीं आएगी। अगर कमिश्नर को अपॉइंट कर रहे अकाउंट लेने के लिए तो वो भी डिक्री में नहीं आता, क्योंकि हमें अच्छे से पता है यहाँ पे कोई राइट को हमने डिटरमाइन नहीं किया है, कमिश्नर को कोई अधिकार तो थोड़ी दिया है। ऑर्डर फॉर रिमांड, तो ऑर्डर वर्ड आ गया तो ये तो है ही नहीं। ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ, तो इंटरिम रिलीफ है बच्चे, फाइनल डिटरमाइन नहीं किया हमने। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग द ग्रांट ऑफ रिलीफ, तो यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं, रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट इट टू द प्रॉपर कोर्ट। तो ये अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो यहाँ देखो, जब भी रिजेक्शन, डिसमिसल, ऐसी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हमारी, अगर आप समझ गए होंगे, अभी तक की बातें समझ आ गया होगा कि वो जो है कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन नहीं किया उन्होंने अभी तक मैटर को, मैटर मतलब राइट्स को, सब्जेक्ट मैटर को, जिसकी वजह से एक सूट वाद लाया गया कोर्ट में। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट टू प्रॉपर कोर्ट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द टर्म डिक्री। फिर एप्लीकेशन रिजेक्शन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, तो अगर कोई कहता है कि भाई माफ़ी दे दो, देरी हो गई मुझे लाने में, लिमिटेशन पीरियड इतना था इसके वाद को लाने का, मुझे माफ़ी कर दे दीजिए, तो फिर कंडोनेशन फॉर डिले के लिए अगर एप्लीकेशन आती है और कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है तो उसको भी डिक्री नहीं मानते हैं, क्योंकि जब तक कोर्ट हमारे अधिकारों को डिसाइड करते हुए सुनवाई नहीं करती है तो उसको हम कहते हैं डिक्री का पार्ट नहीं बनती है। किसी भी तरीके का रिजेक्शन, किसी भी तरीके का डिसमिसल, कोई भी चीज़ होगी वो हमारा डिक्री नहीं बनाती है। देख लो, ऑर्डर होल्डिंग एन एप्लीकेशन टू बी मेंटेनेबल, ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू सेट असाइड द सेल, द ऑर्डर इशूइंग डायरेक्शन फॉर द असेसमेंट ऑफ मैस ने प्रॉफिट। तो अगर मैस ने प्रॉफिट करने के लिए किसी को कहा है, डायरेक्शन दी है, तो वो भी डिक्री में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैस ने प्रॉफिट है, अभी तक हमने अधिकारों को प्रॉपर्ली सेटल नहीं किया है। इस चीज को समझिए। और गिने डिक्री कहेंगे ऑर्डर फॉर अबेटमेंट ऑफ सूट, सूट को अबेट करने के लिए ऑर्डर देना। फाइनली डिस्कस कर दिया हमने, जो अबेटमेंट ऑफ सूट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फाइनली जो हमें राइट को है उसको कंप्लीटली क्लियर कर दिया हमने। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, यहाँ देखो समझो बात को, उन्होंने कहा अधिकार बता दिया कि अब आपके पास अधिकार नहीं है अपील लेके आने के लिए, क्योंकि ये टाइम बार्ड है। इसीलिए कह रहे जहाँ अधिकारों को कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर लिया वो डिक्री है। Dismissal of suit or appeal due to the requirement of evidence of proof, rejection of plaint due to non-payment of court fee, ये डिक्री में आ जाएगा। फिर ऑर्डर ग्रांटिंग कोस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग कोस्ट और इंस्टॉलमेंट, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ अपील, ऑर्डर डिनाइंग द सर्वाइवल ऑफ राइट टू सू, ऑर्डर स्टेटिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, एंड ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट वन और सेवरल रिलीव्स। तो ये सारी चीज़ें डिसीजंस ऐसे कंसीडर होंगे डिक्री के तौर पर। फिर प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होता है,
फाइनल क्या होता है? तो प्रिलिमिनरी का मतलब ये होता है कि जहां पर राइटिंग है, राइट्स जो हैं वो मैटर डिस्प्यूट में जो थे वो अभी जो है पूरी तरीके से हमने जो है डिस्पोज नहीं किए हैं, अभी एक प्रायर स्टेज पर ही हम पहुंचे हैं और कुछ अधिकारों को हमने, कुछ राइट्स को हमने भी डिसाइड कर दिया है। प्रिलिमिनरी का मतलब जैसे हम बात करें, हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसकी स्टेज होती है प्रिलिमिनरी और मेंस। वो मेंस इसलिए है कि भाई सब कुछ हमारी जो एग्जाम का पास होने का जो उसका दारोमदार है ना उसी के ऊपर है। तो प्री की तैयारी कर ली, मेन की नहीं करी बच्चे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेन की करोगे तो प्री की अपने आप हो जाएगी। तो कह रहे प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब अभी थोड़े से अधिकार हमारे डिसाइड हुए हैं, मेन मुद्दा तो रहता है। तो प्रिलिमिनरी का मतलब हुआ कि अभी थोड़े से हमारे जो है अधिकार हमारे अभी सेटल हुए हैं, बाकी अभी रहते हैं। जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम दे लोगे तो काम पूरा नहीं होता, मेन एग्जाम देना जरूरी रहता है, ऐसे समझो। प्रिलिमिनरी डिक्री इज पास्ड बाय द कोर्ट्स मेनली व्हेन द कोर्ट हैज टू एडजुडिकेट अपॉन द राइट्स ऑफ द पार्टीज एंड देन इट हैज पुट द मैटर ऑन होल्ड अनलेस द फाइनल डिक्री ऑफ द सूट इज पास्ड। जब तक फाइनल डिक्री पास नहीं होगी तब तक उसने होल्ड ऑन कर लिया है। केस देखो, मूलचंद वर्सेस डायरेक्टर कंसोलिडेशन का केस। यहाँ पर बताया गया कि प्रिलिमिनरी डिक्री है, इट्स ओनली अ स्टेज टू वर्क आउट द राइट्स ऑफ पार्टीज अंटिल द मैटर इज फाइनली डिसाइडेड by the court and adjudicated by a final decree। तो जब तक फाइनल डिक्री के द्वारा इसको डिसीजन डिसाइड नहीं करा जाएगा तब तक क्या कह रहे हैं, तब तक इस चीज को हम प्रिलिमिनरी डिक्री ही मानेंगे। दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शंकर वर्सेस चंद्रकांत के केस में ये हेल्ड किया कि प्रिलिमिनरी डिक्री वो डिक्री होती है जहां पर राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टीज के डिक्लेयर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट अभी डिसाइड होना है फर्दर प्रोसीडिंग पे। प्रिलिमिनरी पास कर लिया एग्जाम, बहुत अच्छे, मेंस में बैठने का आपको अधिकार मिल गया, लेकिन जो मेंस होगा ना असली मुद्दा वही होगा। तो प्रिलिमिनरी अगर आपको डिग्री मिल गई है तो अभी समझिएगा जो मेन अधिकार है वो भी अभी रहता है, आपका डिग्री के थ्रू पता चलेगा। यही बात शंकर वर्सेस चंद्रकांत के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। ये देखो, ये भी हमारे लिए एक तरीके से थियोरिटिकल पार्ट है। सूट्स वेयर प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी फाइल्ड। तो प्रिलिमिनरी डिक्री कहाँ फाइल किए जा सकते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया था अभी, मैसने प्रॉफिट के लिए फाइल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सूट में कर सकते हैं, प्रीएम्पशन का अधिकार है वहाँ पे, सूट डिस्क्लोजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए, रिलेटेड टू अकाउंट्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट के लिए, फिर सूट फॉर पार्टीशन इन सेपरेट पोजेशन के लिए प्रिलिमिनरी हो सकता है। सूट रिलेटेड टू फोरक्लोजर ऑफ ए मॉर्गेज, भाई एक मॉर्गेज को फोरक्लोज करा दो। फिर सूट रिलेटेड टू सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करानी है तो उसके बाद उसके प्रोसीड कहाँ जाएंगे वो बाद में पता चलेगा, फिलहाल सेल करा दो। रिडेम्पशन दिलवा दो मॉर्गेज की। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं आपके क्या, सूट्स प्रिलिमिनरी नेचर के। अब आता है कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री, ऐसा हो सकता है। अब इसके लिए अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग राय है, अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि भाई हाँ एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकते हैं और कहीं पर माना गया कि नहीं। लेकिन एक केस आया फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस में कहा कि सीपीसी ने कहीं पर भी इस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं किया, मना नहीं किया कि सर्कमस्टांसिस में हम एक ही प्रिलिमिनरी डिक्री लाएंगे। देखो इसमें लिखा, इस केस में कहा दैट नथिंग इन द सीपीसी प्रोहिबिट पासिंग ऑफ मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री इफ द सर्कमस्टांसेस रिक्वायर और इफ रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, बट इट शुड बी नोटेड दैट दिस डिसीजन वाज गिवन बाय द कोर्ट रिगार्डिंग पार्टीशन सूट। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोर्ट ने इसमें पार्टीशन सूट से रिलेटेड मुद्दे को हैंडल करते हुए कहा था, पर बात यही कही गई थी कि भाई सीपीसी में कहीं इस चीज़ को नहीं रोका गया कि अगर हमारे प्रिलिमिनरी अगर हम जो दे रहे हैं, जो हम डिग्री दे रहे हैं, अगर एक बार से नहीं हो रहा तो दोबारा उसको नहीं दे सकते हैं। फिर आता है फाइनल डिग्री। नाउ दिस इज फाइनल, दिस इज मेंस। तो मेंस है तो अब तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया बच्चे, अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो फिर इंटरव्यू दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब देना तो है ही, अटेंडेंस तो वहाँ लगानी पड़ेगी। लेकिन बात क्या है, बात आपका सारा खेल जो होता है वो मेंस का होता है। बिल्कुल इसी तरीके से फाइनल डिग्री की हम बात करते हैं तो फाइनल डिग्री एक ऐसा डिग्री होता है जहाँ पर कंप्लीटली हमने क्या किया, डिस्पोज हो जाता है सूट, जहाँ पर सारे मैटर जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज ए फाइनल डिग्री इन द फॉलोइंग वेज। किस तरीके से उसको फाइनल मान रहे हैं, पहली बात, जब कोई अपील, व्हेन नो अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द डिक्री विद इन ए प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड। अगर ऐसा हो कि डिक्री की अपील के लिए टाइम पीरियड था पर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपील नहीं की गई तो मान लिया जाएगा कि डिक्री जो है वो फाइनल हो गया।
फिर मैटर इन डिक्री हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट, तो जो डिक्री के जो मैटर है अगर हाईएस्ट कोर्ट डिसाइड करती है तो फिर उसको कहेंगे फाइनल डिक्री। व्हेन द डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट डिस्पोजेस ऑफ द सूट कंप्लीटली, अगर ये तो समय पता ही चल गया, जब उसको डिस्पोज कर देते, राइट को एकदम फिनिश कर देते कि हो गया, डिस्पोज कर दिया मैटर, तो फिर वो फाइनल डिक्री हो गया। फिर अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ जाता है क्या एक से ज़्यादा फाइनल डिक्री हो सकते हैं? ऑर्डिनरी साधारण तौर पर क्या कहा जाता है कि क्या होता है, एक सूट में एक ही प्रिलिमिनरी होती है और एक ही फाइनल डिक्री होती है, या हम कहें कि एक जनरली वन प्रिलिमिनरी और वन फाइनल डिक्री का ही चलन है। लेकिन इन द केस ऑफ गुलशाम बीवी वर्सेस अहमद शाह राउथर के केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अंडर ऑर्डर 20 रूल 12 और 18 में ये कहा गया कि कोड जो है कहीं पर भी कंटेम्पलेट नहीं करता क्या मोर देन वन प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री। फिर इस केस में शंकर वर्सेस चंद्रकांत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हुए कहा कि एक से ज़्यादा फाइनल डिक्री को पास किया जा सकता है। पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री, इसका मतलब ये होता है कि सम पार्ट ऑफ द डिक्री इज प्रिलिमिनरी डिक्री वाइल द रेस्ट इज अ फाइनल डिक्री। अब देखो सेक्शन 2 हमने जो अभी पढ़ा, जितना समझा मैं आपको समझाऊंगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने एडजुडिकेशन पढ़ा, ठीक है। डिक्री का मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन जिसको कि कोर्ट जो है डिसाइड करती हैं सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, और कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करती हैं राइट्स ऑफ पार्टीज को जो कंट्रोवर्सी में होते हैं विद रिगार्ड्स टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, और ये पर प्रिलिमिनरी भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। अब देखो डेफिनेशन कितनी छोटी थी, बट इसको लिखना किस तरीके से हमारे एग्जाम में ऐसे लिख के आना, ठीक है बच्चे। अब देखो लिखने का जो पैटर्न होता है ना बच्चों, हर एग्जाम में अलग अलग होता है। अगर मैं आपसे बात करूं जो यूपी जुडिशरी में होता है वहाँ पर हम लिख के आ सकते हैं कि भाई ये चीज़ सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया, और उसके बाद इस तरीके से जो मैंने आपको पीछे जितना भी तामझाम था ना वो सारा इसके बाद आप लिख के आ सकते हो। लेकिन मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान जुडिशरी की, तो वहाँ पर ये पैटर्न देखा गया कि वो पहले कंसेप्ट देखते हैं फिर उसके बाद सेक्शन देखते हैं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी और का कुछ और रहा हो, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर आता है डीम्ड डिक्री, तो डीम्ड डिक्री के बारे में बताते हुए इसे हमारा जो डिक्री की डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 क्लोज 2 में पढ़ी उसी के बारे में आगे बताया गया। तो डीम्ड डिक्री के तो वर्ड से समझ में आ जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, इसके अंदर क्या की इंक्लूड किया जाएगा, क्या रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 के अंदर जो क्वेश्चन सेक्शन में हमारे क्वेश्चन आएंगे वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो दो चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। मतलब डीम्ड डिक्री का मतलब मान लेंगे हम कि वो डिक्री है तो नहीं, पर उसको मान लिया जाएगा डिक्री की तरह जब प्लेंट की रिजेक्शन होगी, या फिर हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन होगा किसी भी क्वेश्चन का जो कि सेक्शन 144 में आते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों को भी कहा कि वो डीम्ड डिक्री नहीं बन सकते, क्या क्या, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, तो जहाँ पर अपील फ्रॉम ऑर्डर लाई करती है उसको नहीं मानेंगे डीम्ड डिक्री, एंड ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट की वजह से डिसमिसल हो रहा है तो उसे भी डीम्ड डिक्री नहीं मानेंगे। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इश्यू ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ डिक्री आर डीम्ड डिक्री, तो सेक्शन 144 हमें रेस्टिट्यूशन की ही बात बताता है, तो इससे हमें समझ में आया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और अगर हम डिटरमाइन करते हैं क्या इश्यू ऑफ रेस्टिट्यूशन तो वो हमारे डीम्ड डिक्री में आते हैं। ऑल्सो इन एडजुडिकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 58 98 एंड रूल 100 आर ऑल्सो डीम्ड डिक्री। तो बच्चे समझ गए होंगे आप डीम्ड डिक्री की जो परिभाषा है वो हमारे सेक्शन 2 के क्लोज 2 के नीचे ही लिखी हुई है कि जो डिक्री है उसको हम डीम्ड मान लेंगे। डिक्री किसे मान लेंगे हम डिक्री, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है तो उसको भी डिक्री मान लिया जाएगा, और जब हम इशू को डिटरमाइन करते हैं किसमें, रेस्टिट्यूशन ऑफ डिक्री यानी सेक्शन 144 से रिलेटेड, तो वो भी हमें डीम्ड डिक्री में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई एडजुडिकेशन जिसकी की अपील लाई करती है एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर वो हमारे डीम्ड डिक्री में नहीं आता। एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट वो भी हमारे डीम्ड डिक्री में नहीं आता। तो समझ गए डीम्ड डिक्री क्या होता है। डीम्ड माने वर्ड होता है मान लेना, एक्चुअल में नहीं है बट मान लेते हैं कि ऐसा है तो इनको मान लिया जा सकता है। फिर आता है, और लेकिन यहाँ वर्ड यूज हुआ शैल बी, तो माना जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेनेशन, डिक्री जो होती है प्रिलिमिनरी होता है, क्योंकि इसमें बताते हुए कहा कि जब फर्दर प्रोसीडिंग्स लेनी जरूरी है बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ।
If it is final when such adjudication completely dispose of the suit, it may be partly preliminary and partly final. ये हमने सब कवर कर लिया। फिर आता है कंटेंट क्या क्या होते हैं डिक्री के। तो डिक्री के जो कंटेंट होते हैं वो सबसे पहली बात तो डिक्री हमेशा जजमेंट के नीचे लिखा जाता है और इसके अंदर सूट नंबर आता है, नेम्स आते हैं, डिस्क्रिप्शन आते हैं, रजिस्टर्ड एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज आते हैं, पर्टिकुलर ऑफ द पार्टीज क्लेम्स और डिफेंस आते हैं। भाई उसने क्या क्लेम करा, क्या डिफेंस था, रिलीफ क्या दे रहे हैं हम, क्या रेमेडी दे रहे हैं ग्रीव पार्टी को, टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो सूट में पे हुई थी तो वो कौन पे करेगा, किस प्रॉपर्टी की है, क्या पोर्शंस होगा, उन्हें जो पे करना होगा, जजमेंट, डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट और डिलीवरी डेट ऑफ जजमेंट। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिक्री के अंदर हम लिखेंगे। अब देखो थोड़ा सा ना, बड़ी देर हो गई, बोर हो गए होंगे आप लोग, थोड़ा सा मैं आपका एंटरटेनमेंट करती हूँ, आपके काम की बात समझाती हूँ। PCSJ आपकी तैयारी कीजिए आप अनअकैडमी के साथ, वो भी फ्री में। यस बच्चे, फ्री में आप तैयारी कीजिए। आप जब जाओगे अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करोगे, उसको ऐप डाउनलोड करने के बाद एक कोड अप्लाई कर देना जिसका नाम है अर्चना। ठीक है, कोड अप्लाई करोगे कहाँ, पहले आप ऐप डाउनलोड करने के बाद जुडिशरी गोल अपना सेलेक्ट करना। देखो क्या एम है, लेट्स क्रैक PCSJ विद अनअकैडमी। तो अनअकैडमी के साथ में आपने जुडिशरी क्लियर करना है, तो उसके लिए जुडिशरी गोल सेलेक्ट करके वहाँ स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस, जहाँ पर मैं अभी इंडियन एविडेंस एक्ट चला रही हूँ और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए बच्चे मिलेंगे वहाँ पर। आप लोग चले जाना वहाँ पर, कहाँ पर, अनअकैडमी पर, और ऐप डाउनलोड करने के बाद ये कोड लगा लेना अर्चना। स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी लेक्चर होंगे बेटा, मॉक टेस्ट भी होते हैं आपके, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेक्शन एकदम कवर करा देती हूँ। तो दोनों चीज़ें आप मेरे, अब मैं बात पर कह रही हूँ कि मैं कवर करा देती हूँ तो मेरा कोड ले लो। देखो बच्चे समझिए बात को, आप मेरा कोड लगाने से सिर्फ मेरी ही क्लास को एक्सेस नहीं करेंगे बल्कि सभी की क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट फॉर फ्री। और अगर आपको वहाँ पर लगता है कि वैल्यूएबल लेक्चर हैं आप लोगों के लिए, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी जा सकते हो। यही कोड लगा करके अर्चना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी प्लान आप जो है सर्च करते हो। अनअकैडमी के बेनिफिट क्या है, क्यों मैं अनअकैडमी पे जाऊँ, क्यों बोल रही है मैडम, है मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ। देखो बच्चे, पहली फीचर तो ये है कि आपको अपने घर पे बैठ के सीखने को मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस है। अगर कभी आप जो है नहीं क्लास कर पाते, मन नहीं है, आज कहीं जाना है आपको काम से, तो बाद में आप भी उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो। अब मैं अगर अपनी बात कहूँ, आज मेरे कहने से अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके जुडिशरी गोल सेलेक्ट करके और वहाँ पर अभी जा करके मेरी लास्ट मंथ की जो मैंने IPC के लेक्चर लगाए हैं देखना चाहते हो, आपने अभी तक नहीं, आपने ही किया था पर अब करना चाहते हो, तो जाके पूरा का पूरा लेक्चर आप देख सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप पूरी की पूरी क्लास देख सकते हो, पूरे क्विज देख सकते हो। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो जब आप मेरा कोड लगा कर लाइव क्लास में आओगे। तो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स वहाँ पर आपको एक जगह पर मिल जाते हैं, आपको जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं। सुबह से लेकर रात तक क्लासेस होती हैं, जो कन्वीनियंट टाइम हो उस कन्वीनियंट टाइम में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। पूरा सब कवरेज जो सिलेबस होगा आपका कवरेज किया जाता है, अलग अलग बैचेस स्टार्ट होने लगे हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपकी। स्टडी मटेरियल तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ PDF फॉर्मेट में मिल जाता है। आंसर राइटिंग सेशंस आप लोगों के होते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये देखो प्लान सब्सक्रिप्शन रेट देखो आप, मतलब इतने फिजिबल हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, और अगर आप 12 मंथ्स के और 18 मंथ और 24 मंथ के देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड कि 2292 पर मंथ आपको पे करना है। इफ़ यू गो फॉर 12 मंथ्स, 18 महीने 24 महीने और कम है, इतने टाइम में तो आराम से आप जज बन जाओगे। इतना जब पूरे दिन बैठ के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा वक्त तो नहीं है मैं कहूँगी ये सब बातें करने का, पर बच्चे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम टाइम हमें अगर मिला है, भले ही मैं बोल रही हूँ कि बहुत नेगेटिव माहौल है इस वक्त, तो उस चीज़ को घर में बैठ के हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं टाइम को। बस बाकी सब चीज़ रहे, ठीक ही रहे फैमिली में, घर में, तो बंदा फिर सोचता भी इन सब चीज़ों के बारे में। दैट आई लाइक टोटली कोरिलेट विद यू पीपल, समझ सकते हो बात को। लेकिन ये है रिकॉर्डेड है, तो जब भी आपको ठीक लगे आप जा करके ज्वाइन करके अपनी जो है पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अर्चना कोड इस्तेमाल कर लेना। और स्पेशल क्लासेस रेगुलर चलती हैं हर टॉपिक पे आपके जुडिशरी एग्जाम के, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, CPC हो, जुरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, लोकल लॉ, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, सब की चलते हैं, सभी क्लासेस चलती हैं। और एक टॉपिक आपको तरह तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उससे और अच्छा जो आपका कंसेप्ट है वो और अच्छा क्लियर हो जाता है। क्योंकि अगर एक टीचर ने कोई बात बताई तो दूसरा हो सकता है एक चीज़ और ऐड करके बताएगा, तीसरा हो सकता है कुछ और ऐड करके बताएगा, कुछ और केस लो लेके आएंगे, तो आपके पास बहुत कंटेंट
आ जाता है, बहुत तरीके से आपको जो है हमेशा रिवाइज होती रहती हैं चीज़ें। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है अगर आप स्पेशल के लिए भी जाते हो ना, मतलब अगर आप फ्री क्लासेस की तरफ भी जाते हो तो वहाँ पर भी आप बस मेरा कोड लगा देना अर्चना, मैंने ये लिखा है स्लाइड के नीचे, तो वो भी बेनिफिशियल है आपकी। और वहाँ पे जाके लगे कि आई शुड लाइक स्पेंड सम मनी, तो वो भी आप कर दीजिएगा, तो ये कोड लगा के आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट हो गया ना आपका, बढ़िया, बहुत फ़ायदे की बात है ये, आप सुनिएगा ज़रूर इसको, बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। एक बार आप मेरे कहने से स्पेशल क्लास तो जाके लगाओ, और अगर वहाँ जाओगे मेरे कहने से तो मुझे फॉलो करना मत भूलना, बाकी जिसको करना है करना, बट मुझे ज़रूर कर देना प्लीज़, ये मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, फॉलो ज़रूर करना और मेरा कोड ज़रूर लगा देना। कोड लगाओगे तो बहुत बेनिफिट होते हैं, मैसेज कर सकते हो और PDF डाउनलोड कर सकते हो, और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अब देखो जजमेंट, तो हमने डिग्री पढ़ ली, आप पढ़ते हैं हम जजमेंट। तो जजमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको जज देते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। जिस मैं डिक्री पे पहुंचा तो भाई ये रीज़न थे, बताते चले गए, फिर बता दिया कि अब मैं ये डिग्री पारित कर दिया मैंने, उससे पहले इशू भी फ्रेम कर रहे थे, पूरा प्रोसीजर था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान के केस में कहा कि जज ये नहीं कह सकता केवल कि सूट डिसमिस या सूट डिक्रीड, ऐसा काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको एक पूरा प्रोसेस होगा, रीजनिंग का, तर्क देने होंगे कि अगर आप इस चीज पर पहुंचे तो किस वजह से पहुंचे, अगर आपने एक तरीके से केस को डिसाइड किया है तो क्या वजह रही, वो तर्क आपने देने होंगे। बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान के केस में कहा। इसीलिए हर जजमेंट को अदर देन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, स्मॉल केसेस के लिए पॉइंट 2 और पॉइंट 3 है, बाकी चारों की चारों चीजें इसके अंदर जिन्होंने होनी जरूरी है जजमेंट में। पहले कंसाइंस स्टेटमेंट आएगा केस का, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन आएंगे, डिसीजन क्या है वो आएंगे, और रीजन फॉर सच डिसीजन आएंगे। तो स्मॉल केसेस के स्मॉल कॉजेज वाली कोर्ट में आएगा पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन और डिसीजन देयर, और बाकी रीजन वाली बात करो कंसाइंस, तो हर जो कोर्ट है उन्हें देना पड़ेगा। द ड्यूरेशन इन विच द जजमेंट हैज़ टू बी प्रोनाउंस, तो जजमेंट की कब तक प्रोनाउंस होना चाहिए। प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली पब्लिक अनाउंसमेंट करने का मतलब होता है प्रोनाउंसमेंट। तो कोर्ट को प्रोनाउंस करना होता है जजमेंट एक ओपन कोर्ट में आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ फाइनल आर्गूमेंट। तो जब फाइनल आर्गूमेंट हो जाते हैं उसके बाद जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं, या तो उसी डे पर या फिर किसी और डे पर, आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू पार्टीज और देयर काउंसिल, नोटिस देने के बाद में उस दिन ही जो है प्रोनाउंस कर देंगे जजमेंट, या फिर जब कोर्ट को उन्होंने डिसाइड कर लिया उस वक्त, या फिर वो जजमेंट जो है, जजमेंट में प्रोनाउंस करने का मतलब होता है वो बुला के बताते हैं ये रीज़न रहे, इस वजह से मैं इस मुद्दे पे पहुंचा। तो अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले ऐसी कुछ टाइम लिमिट नहीं थी कि जब हियरिंग ऑफ आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और डिलीवरी करनी होगी जजमेंट की, इसके बीच में कोई भी उसके कहना चाहिए कोई भी लिमिट नहीं थी, कभी भी कर देते थे। लेकिन परसिस्टेंट डिमांड आई और सजेशन आए, जॉइंट कमेटी के सजेशन थे कि ये लेट डाउन किया गया है कि जजमेंट जो है वो डिलीवर हो जाना चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर जब कंक्लूजन हो जाए प्रोसीडिंग्स का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जजमेंट कब तक प्रोनाउंस हो जाना चाहिए, 30 दिन के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। Unlike in the case of Anil Rai versus State of Bihar, in which the judgment was pronounced by the High Court after 2 years of final arguments, the Supreme Court had strongly deprecated the delay and set the provision of duration which the judgment had to be pronounced. Per contra, there is an exception to this rule in certain extraordinary circumstances which may extend to judgment to furthermore 60 days. 30 दिन के अंदर अंदर, लेकिन अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कुछ भी मुद्दा आ सकता है और वो अनअवॉइडेबल रीजंस रहते हैं, तब 60 डे तक उसको टाला जा सकता है। कॉपी जजमेंट की बात करें तो जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता है तो कॉपी जो होती है वो जजमेंट की वो तुरंत के तुरंत अवेलेबल हो जानी चाहिए पार्टीज को ऑन पेमेंट ऑफ कॉस्ट एज स्पेसिफाइड बाय द party applying for such copy of such charge as may be specified in the rules and orders made by High Court. Such a rule is specified in Order 20, Rule 6B of the CPC. कंटेंट्स क्या होते हैं जजमेंट के, देखो ऑर्डर जो हमारा 20 है उसका रूल 4 क्या कहता है कि जजमेंट ऑफ ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज आर सेटिस्फैक्ट्री इफ दे कंटेन द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन देयर। हमने पढ़ा 2 पॉइंट बहुत हैं, लेकिन जब हम दूसरी कोर्ट्स की बात करते हैं तो उस केस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, समरी प्लीडिंग्स होती हैं कि भाई प्लेंट में जो वादी था उसने ये कहा और रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने ये कहा, प्रतिवादी ने ये कहा। फिर मैंने बताया ना आपको इशू डिसाइड किए जाते हैं, फिर इशू डिसाइड होते हैं, फिर हर इशू पे क्या क्या फाइंडिंग
फाइंडिंग मैंने ली, क्या क्या मैंने इशू क्या होते हैं, इशू मुद्दे होते हैं। भाई ये मुद्दा, मेन मुद्दा तो प्रॉपर्टी का था, उसने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी थी, उसने कहा इसने मुझे बेची थी, तो उसने ये पहला इशू हो गया कि वो बेची गई है क्या प्रॉपर्टी। तो इशू फ्रेम करने के बाद, दोनों की बातें सुनने के बाद, एविडेंस लेने के बाद, एविडेंस के बेस पे क्या करती है कोर्ट, इशू को डिसाइड करती है। फिर रेशियो डिसाइडेंडी, वो बताते हैं कि ये रीजन रहा, ये एविडेंस आया, इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। फिर उसके बाद में रेमेडी होती है कि क्या रिलीफ जो है दिया गया। अल्टरेशन ऑफ जजमेंट, तो क्या अल्टरेशन हो सकता है। एक जजमेंट अगर एक बार डेट किया जाता है, साइन किया जाता है जज को, तो इट कैन ओनली बी अल्टर्ड और अमेंडेड इफ, अगर वहां पर अरिथमेटिकल और क्लरिकल एरर्स होती हैं। अब देखो ये भी आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जजमेंट को कब ऑल्टर या कब उसको जो है इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, जब क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स होती हैं तब, या फिर देयर आर एरर्स ड्यू टू द एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, मतलब कोई एविडेंस रह जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अननोटिस्ड हो रह जाता है, या फिर ऑन रिव्यू सेक्शन 114। तो यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि अल्टरेशन ऑफ जजमेंट हो सकता है। तो रिव्यू का मतलब होता है टू एग्जामिन और टू स्टडी अगेन। तो यहाँ पर रिव्यू की जो बात करते हैं, एग्जामिन के लिए है, फैक्ट दोबारा देखते हैं, जजमेंट देखते हैं केस का। इट इज द सब्सटेंटिव पावर ऑफ रिव्यू बाय द कोर्ट, सेक्शन 114 ये कहता है। हाउएवर द लिमिटेशन एंड कंडीशन फॉर रिव्यू वो ऑर्डर 47 में रूल 1 से लेकर 9 तक है, और पावर जो है रिव्यू की वो कन्फर की गई है कानून के द्वारा। हाउएवर द इनहेरेंट पावर्स टू रिव्यू वेस्ट अलोन विद द कोर्ट। 47 क्या कहता है, डील्स विद द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग रूल। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होगी, रिव्यू ऑफ जजमेंट की कैसे आएगी, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू किसके द्वारा बनाई जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिव्यू क्या होगा, एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इन द कोर्ट विद मोर देन वन जज क्या होगी, एप्लीकेशन जब रिजेक्ट होगी अंडर रूल 5 कैसे रिजेक्ट होगी, तो वो बात कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अपीलेबल, ऑब्जेक्शन टू ऑर्डर ग्रांटिंग एप्लीकेशन, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। मैं बाद में जब हम पढ़ेंगे जब ऑर्डर तब देखेंगे उसे। ग्राउंड्स फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट, तो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, तो आपको बता दिया। जब भी हमें पता है कि एक नया फैक्ट सामने आता है और वो फैक्ट बहुत ज़रूरी होता है, और या फिर कोई एरर आती है, जैसे हमने पढ़ा सफिशिएंट ग्राउंड्स होते हैं कि भाई ये चीज़ें फॉलो नहीं हुई, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चला, तो यहाँ पर मिसकंसेप्शन ऑफ कोर्ट की बात करें तो इस स्टेज में भी रिव्यू के लिए जा सकते हैं। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ द रिव्यू की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 1966 द रिव्यू जो उनके रूल्स हैं उसमें कहा कि रिव्यू एप्लीकेशन जो है वो विद इन 30 डेज, जजमेंट जब या ऑर्डर जब पास हुआ तो उसके बाद आ जानी चाहिए। और अगेंस्ट एनी सेंटेंस और जजमेंट इन हाई कोर्ट की बात करें तो विद इन 60 डेज आ जानी चाहिए। फॉर द अपील अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस और कैपिटल पनिशमेंट लिमिटेशन पीरियड 30 डेज है फ्रॉम द पासिंग ऑफ एन ऑर्डर। तो रिजेक्शन कम हो सकता है, बस वही जो पॉइंट थे हमारे कि किन मुद्दे पे लाके आ सकते हैं, जब कोर्ट को लगे कोई एरर नहीं, कोई ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए रिव्यू के लिए लाया जा रहा है तो उसको मना किया जा सकता है। तो भाई वही चीज़ें हैं जो हमने इसमें पढ़ी। जजमेंट डेटर कौन होता है हमने पढ़ लिया, जिसके पक्ष में जो है जाता है वो जजमेंट, वो हमारा डिक्री होल्डर होता है ना, लेकिन जिसके अगेंस्ट जाता है वो जजमेंट डेटर होता है। 210 में इसको डिफाइन किया गया है। फिर ऑर्डर हमने पढ़ लिया था, 214 में डिफाइन किया गया है। ऑर्डर क्या होता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एक डिसीजन का, डिक्री नहीं होता है, और जो डिसीजन होता है सिविल कोर्ट उसको प्रोनाउंस करती है। एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री इन एन ऑर्डर। ऑर्डर अपीलेबल भी होते हैं और ऑर्डर नॉन अपीलेबल भी होते हैं। इसी तरीके से फाइनल ऑर्डर भी होते हैं और इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर तो समझिए गए ना कि भाई ओनली द इंटरवेनिंग मैटर रिलेटिंग टू द कॉज में होते हैं, ये सिंपल इंटरलोकेटरी है। तो जिसको इंटरिम ऑर्डर भी बोलते हैं, डिसीजन ऑफ द कोर्ट है जहाँ पर विच डिज नॉट डील विद द फाइनलिटी ऑफ द केस बट रादर सेटल्स ए सबऑर्डिनेट इशू। तो मतलब इंटरिम ऑर्डर का मतलब बीच में रख रहा है कि भाई अब इतना लंबा सूट चलने वाला है तो अब इसे जो कॉस्ट कौन बियर करेगा, इस तरह के मुद्दों की बातें जो होंगी वो सारी यहाँ पर इंटरिम ऑर्डर के थ्रू हो सकता है। जजमेंट और डिक्री में डिफरेंस क्या है, तो जजमेंट जो है वो सबसे पहले सेक्शन 2 और 9 में डिफाइन किया गया, डिक्री 2 में डिफाइन किया गया। जजमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट जिसको कि जो देते हैं कि किन ग्राउंड्स पे हम डिक्री ऑर्डर लेके आए, और डिक्री का मतलब होता है एडजुडिकेशन जहाँ पे डिटरमाइन किए जाते हैं राइट्स को। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, लेकिन यहाँ पर डिक्री की बात करें तो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। फिर हम बात करें
जजमेंट एंड डिक्री की और डिफ्रेंसिएशन के जजमेंट क्या करता है, स्टेट्स प्रेशियसली द रिलीफ ग्रांटेड। तो क्या मतलब किस तरीके से करा, डिक्री बस राइट्स बता देता है कि ये राइट्स हमने डिटरमाइन कर लिए। जजमेंट ग्राउंड ऑफ डिक्री बताता है, डिक्री फॉलो करता है जजमेंट को। जजमेंट में भी पास इन सिविल सूट एज वेल एज क्रिमिनल, बट डिक्री सिर्फ सिविल सूट में। जजमेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, डिक्री इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। जजमेंट से ही एग्जीक्यूशन होना, डिक्री जो बताया गया वो एग्जीक्यूशन होगा। वो तो हमारे ग्राउंड्स है जिस पेज पे हमारा डिक्री आया। देखो बच्चे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो जजमेंट और डिक्री या डिक्री और ऑर्डर के बीच में डिफरेंशिएशन भी आ जाता है। तो डिक्री क्या होता है, 210 2 में डिफाइन, ऑर्डर 214 में। डिक्री का मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन, और ये जो हमारा ऑर्डर है इसका मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन ऑफ सेल्फ विच इज नॉट ए डिक्री। तो जो यहाँ डिक्री में बता दिया ना बात, वो यहाँ फॉलो नहीं होती ऑर्डर में। और डिक्री कैन बी ओनली बी पास इन ए सूट विच कंप्लीटली बाय प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। पेटिशन और एप्लीकेशन में भी ऑर्डर आ सकता है। डिक्री में भी प्रिलिमिनरी और फाइनल, एन ऑर्डर कैन नॉट बी ए प्रिलिमिनरी ऑर्डर, ठीक है, फाइनल होता है। एवरी डिक्री इज अपीलेबल, एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। हमने पढ़ा अपीलेबल भी हो सकता है, नॉन अपीलेबल भी। बहुत लंबी क्लास होगी मुझे पता है, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बट मेरे को पूरा यकीन है अगर आज आपने डिक्री की कंसेप्ट को समझ लिया होगा तो आप कभी भी नहीं भूलोगे डिक्री क्या होती है, ना तो जजमेंट राइटिंग में भूलोगे और ना ही आप एग्जाम में लिखते वक्त भूलोगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अलॉट। हाँ, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना बच्चे, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करना है इस की PDF लेने के लिए। थैंक यू सो मच।